आइए सबसे पहले कुछ एक सवाल आपके सामने रखते हैं जो सीधे तौर पर इंसानियत पर सवाल खड़े करते हैं, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आज हम आपके सामने कुछ ऐसी तस्वीरें प्रस्तुत करेंगे जिसे देखकर आप अपने आप से ये सवाल पूछेंगे कि एक मरते हुए व्यक्ति को बचाना क्या इंसानियत का तकाजा नहीं है? एक लहूलुहान व्यक्ति को बचाना क्या इंसानियत नहीं है? लेकिन ऐसा लगता है कि दिल्ली में रहने वाले लोग इंसान नहीं, हैवान बन चुके हैं, क्योंकि सड़क पर एक हादसे के बाद लहूलुहान एक व्यक्ति पड़ा रहा। उसकी चारों तरफ से आप देख सकते हैं खून निकल रहा था, लेकिन लोग उसकी मदद नहीं कर रहे थे। कोई उसके मदद के लिए कुछ कदम भी नहीं आगे उठा रहा था। लोग उसका वीडियो बना रहे थे, लोग उससे बातचीत कर रहे थे, लेकिन किसी ने उस व्यक्ति की मदद नहीं की। इस व्यक्ति का नाम है अकबर, और एक शख्स ने इस एक शख्स को, अकबर को, 4 बदमाशों ने चाकुओं से इस पर हमला किया और खून से लथपथ ये व्यक्ति वहीं पड़ा, लोगों से पानी मांगता रहा, लेकिन किसी भी आदमी ने इसे पानी नहीं दिया। इतना तो छोड़िए, लगातार लोग इसका वीडियो बनाते रहे और ये व्यक्ति बस उसी तरीके से तड़पता रहा। पानी तक नहीं मिल पाया इसे, अस्पताल ले जाना तो बहुत दूर की बात है, और तमाशा बना रहा। ये है दिल वालों की दिल्ली की असलियत, जो अभी हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। आइए बात करते हैं किस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से राज्य मंत्री गृह ने स्पष्ट बयान दिया है कि रोहिंग्या मुसलमान जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, आधिकारिक तौर पर नहीं, उन्हें बहुत जल्द हिंदुस्तान से वापस बर्मा भेज दिया जाएगा। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर का यह कहना है कि भारत में गैर कानूनी तरीके से रह रहे तमाम रोहिंग्या मुसलमानों को वापस म्यांमार, बर्मा भेज दिया जाएगा। ये सब लोग, ये तमाम रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार में हो रही त्रासदी और उनके खिलाफ हो रहे अत्याचार से बचने के लिए हिंदुस्तान में शरण लेने पहुंचे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सरकार ने यह तय कर लिया है कि इन तमाम रोहिंग्या मुसलमानों को वापस म्यांमार भेजा जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि कुछ एक आतंकवादी हरकतें हुई हैं जिसमें रोहिंग्या मुसलमानों के शामिल और शिरकत होने की बात सामने आई है। रोहिंग्या मुसलमान वक्त का मारा वो समुदाय जिसे सामुदायिक हिंसा से बचने के लिए अपने ही मुल्क म्यांमार से भागना पड़ा और हिंदुस्तान में शरण लेनी पड़ी। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बहस लंबे वक्त से चल रही है, और इसी बहस में नया मोड़ आया है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर के बयान से। हंसराज अहिर ने कहा है कि केंद्र सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेज देगी। उन्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम मौका देख रहे हैं, मौका देखते उनको जहाँ का वहाँ भेजने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हमारा कर्तव्य रहेगा। मंत्री जी ने दलील दी है कि रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर शांति भंग करने के आरोप लगते रहे हैं और वो स्थानीय आबादी के लिए दिक्कत बन गए हैं। यहाँ पे रोहिंग्या फैमिली रह रही है जो अवैध तरीके से रहते हैं। इनके द्वारा भी काफ़ी यहाँ पर सामान्य नागरिक को परेशानी है। जम्मू में जो लोग रहते हैं, इन लोगों की कई शिकायतें हैं, बीच में एजिटेशन भी हुआ था, कोई आंदोलन भी लोगों ने किया है। इसको लेते हुए उनके बारे में पूरी जानकारी एकत्र करने के लिए हमने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि इन लोगों की तकलीफ लोगों को ना हो, कितनी फैमिली यहाँ रहती हैं उसके बारे में पता लगाएं, इनके क्या कारोबार चलते हैं, व्यवसाय क्या चलते हैं, ये अशांति फैलाते हैं तो इनके ऊपर नियंत्रण रखें। शरणार्थी बनकर आए रोहिंग्या मुसलमान केंद्रीय मंत्री को असामाजिक नजर आ रहे हैं, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के लिए उनके पास तरक्की और पुनर्स्थापन का पूरा ब्लूप्रिंट है। देश में आए हुए निर्वासित भाई हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष प्रावधान किया है उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने उनको कहा है। करीब करीब वहाँ पर 36,384 फैमिलीज हैं। इन्हें जो सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जा रहा है उसका अभी डिस्ट्रीब्यूशन की गति बढ़ाने के लिए आज एक मीटिंग में निर्णय हुआ है, और हर माह में 2 से 2,500 फैमिलीज को इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने की आज निर्देश उन्हें MHA के द्वारा मिल चुके हैं। हम आपको बता दें कि भारत में 40,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान शरण लिए हुए हैं, जिनका एक बड़ा हिस्सा जम्मू में बसा हुआ है। इन रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार में सामुदायिक हिंसा का शिकार होना पड़ा था। संयुक्त राष्ट्र में दी गई रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यांमार की सेना भी रोहिंग्या मुसलमानों पर हुए अत्याचारों में शामिल थी।
बीजेपी शासित केंद्र सरकार पर पहले भी सैनिक कॉलोनी जैसे मुद्दों को लेकर जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश के इल्जाम लग चुके हैं और रोहिंग्या मुसलमानों पर ये बयान एक बार फिर सियासी वाद विवाद का सबब बन गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों और नेताओं के जो बयान आ रहे हैं अब दिन ब दिन जहरीले होते जाएंगे, क्योंकि न 15 लाख न रोजगार है न अच्छे दिन है, तो अब तो सहारा इन्हीं सब का होगा। ये पहली बार नहीं है जब केंद्र के किसी नुमाइंदे ने रोहिंग्या मुसलमानों की वापसी की हिमायत की हो और पिछली बार की तरह ही इस बार भी मोदी सरकार को विरोधियों ने इस मसले पर घेरा है। शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। चीन और पाकिस्तान के बाद अब भारत में चल रही खींचतान है ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया है उसमें अब एक मुसलमानों का ऐसा बड़ा तबका है जो इस फैसले को लेकर अपनी आपत्ति जाहिर कर रहा है। जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर किसी भी तबके को आपत्ति जाहिर करने का लगभग कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मुसलमानों का अब एक बड़ा तबका है, जहां तक कि दारुल उलूम देवबंद की भी बात कही जाए, जो अब ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मानने से इनकार कर रहा है। आइए देखते हैं कैसे एक तरह से रूढ़िवाद को आगे बढ़ाने की पुरजोर कोशिशें चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने देश की मुस्लिम महिलाओं को सदियों से चली आ रही ट्रिपल तलाक की गुलामी से आज़ादी दिला दी। इन महिलाओं के चेहरे खिले हुए हैं, नई जिंदगी की उम्मीद आंखों में है, लेकिन एक तबका है कि इस फैसले से बेचैन हो उठा है, बौखला गया है। जमीयत उलेमा हिंद के प्रतिनिधि सर्वोच्च अदालत के फैसले को मानने से इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक जारी रहेगा, भले ही इसके लिए उन्हें जेल ही क्यों न जाना पड़े। हम ये समझते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें गारंटी दी है हमारे फंडामेंटल राइट्स की, इस जजमेंट से उसमें दखलंदाजी हो रही है जो हमें मंजूर नहीं है। सिर्फ जमीयत ही नहीं बल्कि कुछ और मुस्लिम धर्मगुरु और आलिम इस फैसले से नाराज हैं। 3 तलाक नहीं होता बोलकर ये जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया है, ये जो है इस्लाम के मैं समझता हूँ खिलाफ है और ये हमारे पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को दिल दुखाने वाली बात है। कुछ मुस्लिम सियासतदानों को भी ट्रिपल तलाक के इस फैसले और उनके मुताबिक शरीयत के बीच अंतर नजर आ रहा है। बस फर्क इतना है कि वो मजबूरी जतलाते हुए अपनी बात रख रहे हैं। ट्रिपल तलाक का एक बड़ा कंटेंशियस मसला है और ये सिर्फ अदालत के फैसलों से या कानून बनाने से ख़त्म होने वाला नहीं है। माशरे में सुधार लाना पड़ेगा और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा वो वक्त ही बताएगा। सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद मुस्लिम समाज में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। सदियों बाद मुस्लिम महिलाओं को उनका बड़ा हक मिला है। कानून के एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसे हर बदलाव पर विरोध के सुर उठते हैं, लेकिन वक्त के साथ ही ऐसी आवाजें खुद ब खुद सन्नाटे में खोसी जाती हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं नेपाल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा से लंबी मुलाकात की। दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ आगे चलने की कई बातों को सामने रखा है। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो नेपाल में हिंदुस्तान अपने दम पर चलाना चाहता है, जिसके जरिए नेपाल की मदद करना चाहता है। गौर करने वाली बात यह है कि जब से हिंदुस्तान और चीन के बीच तनातनी की खबरें आम हुई हैं, तब से नेपाल के रुख को लेकर हिंदुस्तान बहुत आश्वस्त नहीं था। लेकिन देउवा की इस यात्रा से इस बात को लेकर हिंदुस्तान को ठंडक पहुंची है कि नेपाल लगातार अब चीन के खेमे में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के खेमे में रहकर चीन के साथ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच एक पुल के तौर पर काम करता दिखाई देगा, जो कि हम सबों के लिए कम से कम विदेश नीति के स्तर पर एक बड़ी अच्छी खबर है। ये थी वो परिभाषा जो प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और नेपाल के संबंधों को दी। जब दिल्ली में देउवा और मोदी मिले तो लगा मानो दोनों देशों के बीच पुरानी गर्मजोशी दोबारा जिंदा हो गई है। नेपाल और भारत के बीच आधिकारिक तौर पर राजनयिक और कूटनीतिक रिश्तों को 70 साल का वक्त बीत चुका है और इसी को मोदी ने दोनों देशों की दोस्ती की बुनियाद बताया। हमारे दोनों देशों की नियति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक दूसरे की समृद्धि और सुख में दोनों देशों की ही महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हम एक दूसरे की उपलब्धियों पर गर्व करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव भी करते हैं। मोदी ने न सिर्फ देउवा को रिश्तों की विरासत याद दिलाई, बल्कि साथ ही साथ उन मौकों का भी जिक्र किया जब भारत नेपाल के साथ खड़ा रहा
आज जिन 8 MOUs पर हस्ताक्षर किए गए हैं उनमें से 4 भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यों के लिए भारत की तरफ से किए गए $1 बिलियन की सहायता के वायदे और आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद देवबा पहली बार भारत आए हैं और इस यात्रा पर जो कुछ देवबा ने कहा उसने इशारा किया कि नेपाल चीन को लेकर भारत की फिक्र समझ रहा है। Like to assure you, Nepal will never allow any activities against friendly neighbor India, and there will be every support, every help, every cooperation from our side. I would like to. देवबा की यात्रा को डोकाला पर तनातनी के बीच चीन पर भारत की कूटनीतिक जीत कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों के वक्तव्य से साफ है कि चीन चाहे लाख कोशिशें करे, लेकिन भारत और नेपाल के बीच हिमालय जैसे विशाल संबंधों में सेंधमारी नहीं कर पाएगा। वीडियो सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। इसमें कोई शक नहीं है कि नेपाल हाल के कुछ एक सालों में अपनी नज़दीकी चीन से काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता दिखाई दिया। यहाँ तक कि जब भूकंप ने नेपाल को बड़े पैमाने पर तबाह किया था, जब भारत ने बहुत बड़े दिल का प्रदर्शन करते हुए नेपाल के लिए हर तरह की संभव मदद सामने रखी थी, उस वक्त भी शुरुआती मदद के बाद चीन से मदद लेने नेपाल ने ज़्यादा मुनासिब समझा था। इसके साथ साथ सामरिक नज़रिए से भी नेपाल कई बार पिछले कुछ एक सालों में चीन के प्रति अपने रुझान को स्पष्ट करता रहा है। देवबा की इस यात्रा से कम ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अब कम से कम नेपाल हिंदुस्तान से अपने संबंध बेहतर करेगा, जो कि हिंदुस्तान के लिए जरूरी है। नेपाल के ऐतिहासिक रिश्ते भारत से रहे हैं, लेकिन नेपाल के मामलों में चीन भी दखल बढ़ाता जा रहा है और इसका बड़ा जरिया बना है आर्थिक निवेश। नेपाल में पिछले 1 साल के दौरान भारत ने करीब 2 अरब नेपाली रुपयों का निवेश किया है, जबकि चीन ने करीब 8.5 अरब नेपाली रुपयों का निवेश किया है। इसी साल नेपाल इन्वेस्टमेंट समिट में चीन 8.2 अरब डॉलर की मदद का वादा कर नेपाल का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बन गया। 2014 तक भारत नेपाल में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक था। नेपाल में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर नजर डालें तो यहाँ भी चीन ने सेंधमारी की है। नेपाल में चीन के पास 125 बड़े प्रोजेक्ट हैं, जबकि भारत के पास 23 प्रोजेक्ट हैं। नेपाल में चीन की सबसे ज्यादा सतर्क करने वाली करतूत है तिब्बत काठमांडू रेल और सड़क मार्ग। तिब्बत के शिगात्से तक ये रेल प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है और अगर इसकी रफ्तार ऐसी ही बढ़ती रही तो कुछ ही सालों में ये काठमांडू तक पहुंच जाएगा। इसी तरह चीन की फौज ने भी नेपाल की फौज के आधुनिकीकरण के लिए 50 करोड़ रुपए की मदद की है। यही वजह है कि बदलते हालात में भारत के लिए नेपाल से रिश्ते दोबारा साधना जरूरी हो गया था और देवबा की यात्रा इसी मंजिल की तरफ ले जाने वाला एक कदम है। टीम न्यूज नेशन। और आइए एक खबर आपको ऐसी दिखाएं जहां आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि पुलिस वाले लुटेरे भी हो सकते हैं। पुलिस के ऊपर यह जिम्मेदारी होती है, नैतिक ही नहीं बल्कि प्रशासनिक भी, कि वो आम नागरिकों की सुरक्षा करें। लेकिन जब पुलिस ही सुरक्षा पर खतरा बन जाए तो आप क्या कहेंगे? मथुरा का ये मामला सामने आया है, जहां पर वर्दी पहने पुलिस वालों ने एक टोल प्लाजा के कर्मचारियों को न सिर्फ डराया धमकाया बल्कि वहां बड़े पैमाने पर लूट भी की। ये तमाम तस्वीरें प्रदर्शित करती हैं कि पुलिस वाले कैसे गुंडों से भी बदतर व्यवहार कर सकते हैं। आप खुद ही देखिए। ये है मथुरा के वो पुलिस वाले जिन्होंने खाकी को शर्मसार कर दिया। मथुरा में एक टोल प्लाजा पर पुलिस ने तांडव मचाया, जिसमें बेकसूर टोल कर्मचारी पिटे और उन्हें लूटा गया। ये है मथुरा के टोल प्लाजा की पहली तस्वीर। टोल के दफ्तर के अंदर 7 पुलिस वाले घुस आए। 7 पुलिस वालों के कंधों पर बंदूकें टिकी हुई थी और ये सीधा टोल कर्मचारी को डराने धमकाने लगे। पुलिस वाले कह सुनकर बाहर गए, लगा सब शांत हो गया। लेकिन ये दोबारा लौटे और फिर टोल कर्मचारी को बालों से पकड़कर बुरी तरह से मारा पीटा। दफ्तर के अंदर और बाहर हर जगह टोल कर्मचारी की पिटाई हुई। बाहर एक पुलिस वाला टोल कर्मचारी पर डंडा बरसाकर उसे दौड़ाता हुआ नजर आया। तीसरी तस्वीर सबसे ज्यादा शर्मनाक थी।
कंधे पर बंदूक टांगे पुलिस वाला टोल केबिन में घुसा और उसने गले में रखे पैसे निकाल लिए। मथुरा में यूपी पुलिस के जवानों की ये गुंडागर्दी सामने ना आती अगर टोल पर सीसीटीवी कैमरे न लगे होते। पुलिस वालों की इस करतूत के बाद यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर हो गया है। कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार की कोई प्राथमिकता नहीं है, इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर ये रोमियो स्क्वाड, कहीं कोई और तमाम उस तरह के जो गुंडा तत्व हैं, वो महिलाओं का जीना उन्होंने दूभर कर रखा है। मथुरा टोल प्लाजा पे पुलिस कर्मियों ने वहां के स्टाफ से पैसा लूटा, वर्दी में है, सीसीटीवी फुटेज है और सरकार इस बात पे मौन है। ये सीधे सीधे डकैती है और उस पे मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाना चाहिए ताकि एक सबक सीखे। हालांकि पुलिस विभाग अब जांच की बात कर रहा है, लेकिन अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो सरकार पर सवाल उठना लाजमी है।